नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट जेन PCS पर। मैं हूं प्रेमलता और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के ज्योग्राफी के बारे में। इसके पहले की क्लासेस में हमने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के ज्योग्राफी को देखा, जबकि आज की क्लास में हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी को विस्तृत रूप से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है? दक्षिणी गोलार्ध में। पूर्ण रूप से ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पहला आप पॉइंट लिखिए कि यह पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जबकि अगर आप अन्य महाद्वीपों को देखेंगे तो वो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में फैले हुए हैं या विस्तृत हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया हमारा पूर्ण रूप से केवल दक्षिणी गोलार्ध में है। दूसरा हम देखेंगे, हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक द्वीपीय महाद्वीप है। द्वीपीय महाद्वीप कहने का तात्पर्य क्या है? द्वीप किसी ऐसे भूमि या देश को कहते हैं जो मुख्य रूप से चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। किससे घिरा हुआ हो? जल से घिरा हुआ हो। हमारा ऑस्ट्रेलिया भी चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीप कहते हैं। और यही कारण है कि इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। यह पूर्व में प्रशांत महासागर से जबकि पश्चिम में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। कैसे? पूर्व में प्रशांत महासागर जबकि इसके पश्चिम में हिंद महासागर है। यह दोनों ओर से दो महासागरों से घिरा हुआ है, चारों ओर से। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है इसके पूर्वी तट में उत्तर से लेकर दक्षिण तक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। यह एक पहाड़ी है जिसे हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसका नाम लिख लीजिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यह दुनिया का चौथा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। कौन सा? चौथा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। अगर हम प्रथम 3 लंबी पर्वत श्रेणियों की बात करें तो पहले नंबर पे है एंडीज, दूसरे नंबर पे है हमारा रॉकी, तीसरे पे है हिमालय और हमारे चौथे पे आ जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से 2 नदियाँ निकलती हैं जिसे मर्रे और डार्लिंग नदियाँ कहते हैं। मर्रे जो नदी है यहाँ से निकलती है, जबकि डार्लिंग नदी यहाँ कहीं से निकलती है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही निकलती है। और जब दोनों ये मिल जाती हैं तो इसे ही हम मर्रे और डार्लिंग नदी कहते हैं। मर्रे और डार्लिंग ये अपने जल को हिंद महासागर में गिराती हैं। कहाँ पे गिराती हैं? हिंद महासागर में गिराती हैं। चूँकि जो ऑस्ट्रेलिया में पौने हैं, ऑस्ट्रेलिया में ये आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ऑस्ट्रेलिया की जो पौने हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं। कैसे चलती हैं? पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो इनसे जो हवाएं आती हैं वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकराकर इसके पूर्वी तट पर ही बारिश कर देती हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्वी तट पे बारिश कर देती हैं, जबकि इसके पश्चिमी तट पर बारिश नहीं हो पाती। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? सूखा होता है। तो इस पूरे स्थान पे वर्ष भर बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का भी देश कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। जो नदी है उसके आसपास की जो गहरी क्षेत्र होती है, नदियों के आसपास जो गहरी क्षेत्र होती है उसको क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। और ये मर्रे और डार्लिंग वाली जो घाटी है वो काफ़ी उपजाऊ है। क्या है? काफ़ी उपजाऊ है। इसे ही रेवेरिना कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेवेरिना। जो ऑस्ट्रेलिया की घाटी है, मर्रे और डार्लिंग की घाटी, उसे क्या कहते हैं? रेवेरिना कहते हैं।
देखिए बारिश जो है पूर्वी तट पे जब होगी तो पश्चिमी तट इससे काफ़ी प्रभावित होता है, और जब पश्चिमी तट प्रभावित होगा तो जनसंख्या अधिकतर बारिश पे निर्भर करती है, और बारिश जहाँ होगी वहीं खेती आसानी तरीके से हम कर सकते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर शहर जो हैं इसके पूर्वी तट के सहारे पूर्वी तट पर मिलते हैं। मुख्य शहर जितने हैं, केवल कुछ शहरों को छोड़ के, तो इसकी अधिकतर जनसंख्या कहाँ निवास करती है? इसके पूर्वी तट पर। अगर इसके मुख्य तटीय शहरों की बात करें तो एडिलेड, मेलबर्न, कैनबरा, सिडनी, गोल्ड कोस्ट और हमारा ब्रिस्बेन इसके पूर्वी तट पे हैं। कहाँ पे हैं? पूर्वी तट पे हैं। इसके कुछ ही महत्वपूर्ण शहर हैं जो पश्चिमी तट पे हैं, जैसे कि पर्थ, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या कम निवास करती है, जबकि हमारे पूर्वी तट के शहर जनसंख्या बहुत अधिक निवास करती है। अधिकतर जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट होते हैं ये एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं? एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में मोस्टली क्रिकेट। ब्रिस्बेन हमारा इसके मुख्य तट पे है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कौन सा शहर है, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर है जो मुख्य तट पर ना होके भूमि के अंदर है। कहाँ है? भूमि के अंदर है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका जो कैनबरा शहर है, कैनबरा जो है ये मुख्य तट पे ना होके थोड़ा सा अंदर है, अंदर जाके है, जबकि अन्य जितने शहर हैं जैसे एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी, गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन, ये सारे मुख्य तट पर फैले हुए शहर हैं। चलिए आगे देखते हैं इसकी ज्योग्राफी को। यहाँ पे मैं आपको एक और तथ्य बताते चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के ही सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट सहारे ही ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली है। क्या है? कोरल रीफ प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी ये कोरल रीफ प्रणाली है। अन्य भी कोरल रीफ पाई जाती हैं जैसे हमारा लक्षद्वीप हो गया, लेकिन इससे ग्रेट बैरियर रीफ से काफ़ी छोटा है। ये ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड तट के पास फैली हुई है। कहाँ पे? क्वींसलैंड तट जो है, ये क्वींसलैंड हमारा ये राज्य है, इसी के सहारे ये फैली हुई है। इसकी लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर है। कितनी है? 2300 किलोमीटर है। ये ऐसा कोरल रीफ है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। अगर आपको संदेह हो कि रीफ क्या होती है तो मैं आपको बता दूं, कोरल रीफ जो होती है समुद्र में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक संरचना होती है जो छोटे छोटे जीवों, जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल पॉलिप्स कहते हैं, उनके द्वारा बनाई जाती है। ये जीव अपने चारों ओर एक कठोर खोल बनाते हैं। ये जो कठोर खोल होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कठोर खोल बनाते हैं। और जब बहुत सारे पॉलिप्स इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे पॉलिप्स ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बड़ी चट्टान जैसी संरचना बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कोरल रीफ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया का चूँकि जैसे जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो बारिश की मात्रा काफ़ी कम होने लगती है। इसकी वजह से पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें डेजर्ट हमें देखने को मिलता है, मरुस्थल देखने को मिलता है। इसमें से एक मरुस्थल है, वो है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। यह जो क्षेत्र है पूरी पठारी क्षेत्र है, और पठारी क्षेत्र क्या होती है? ऊबड़ खाबड़ होती है। क्या होती है? ऊबड़ खाबड़ होती है। यह जो है ये जो डेजर्ट है बहुत ही बड़ा है ऑस्ट्रेलिया में। इसके अंदर भी अनेक डेजर्ट पाए जाते हैं। इसके अंदर अनेक डेजर्ट पाए जाते हैं जिनमें मुख्य रूप से आपके डेजर्ट को हम देखेंगे। ग्रेट विक्टोरिया के अंदर जो डेजर्ट हैं उसमें मुख्य रूप से ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और एक आपका इसमें होता है सिम्पसन डेजर्ट। कौन सा है? एक सिम्पसन डेजर्ट है। तो आपको यह याद रहना चाहिए कि सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट कहाँ पे है? तो वो आपका कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ये सिम्पसन डेजर्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपका ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे, पश्चिमी छोर पे ये मिलता है, ये वाला डेजर्ट। अब इसके मध्यवर्ती अगर बात करें मध्यवर्ती क्षेत्र की, तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे हम देखते हैं ग्रेट आर्टिज़म बेसिन है। ये यहाँ पे एक बेसिन पाया जाता है। बेसिन किसको कहते हैं? बेसिन उसे कहते हैं जो थोड़ा गहरा होता है। बेसिन थोड़ा गहरा होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टिज़न बेसिन।
इसमें क्या होता है, जब भी आप कुआं खोदेंगे तो यह स्वतः ही पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है, स्वतः ही पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है कुआं खोदने पर। इसलिए ऐसे कुओं को हम क्या कहते हैं, उत्स्रुत कूप कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्स्रुत कूप। तो अगर पूछे कि ऑस्ट्रेलिया में उत्स्रुत कूप को किस में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रेट आर्टिजम डिजर्ट में मिलता है उत्स्रुत कूप। और उत्स्रुत कूप क्या होता है, ये होता है कि जब आप उसमें खुदाई करें तो स्वतः ही पानी के फव्वारे ऊपर आने लगें। यहीं पे ग्रेट आर्टिजम बेसिन में ही लेक आयर मिलता है। क्या है, लेक आयर, झील है, लेक बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। तो ये झील आयर है यहाँ पे, ये ग्रेट आर्टिजन बेसिन के अंदर ही है। ये क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला भाग है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला भाग क्या है, लेक आयर है, लेक आयर है। इसके आसपास के क्षेत्र में, इसके आसपास का पहले तो जो क्षेत्र है वो काफ़ी गहरा है, क्षेत्र जो है काफ़ी गहरा है। तो उसमें इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, शीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं। क्या मिलते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, हम डाउन्स कहते हैं। ये कहाँ मिलता है, लेक आयर झील जो है उसके बगल में जो गहरे भाग हैं उसमें ये घास मिलते हैं। इसे हम शीतोष्ण घास के मैदान भी कहते हैं, और इन्हें हम ऑस्ट्रेलिया में वहाँ की भाषा में हम इसे डाउन्स के नाम से जानते हैं। अक्सर एग्ज़ाम में शीतोष्ण घास मैदान के बारे में पूछ लेता है, शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में पूछ लेता है कि किस देश में किन नामों से इनको जाना जाता है, किन नामों से इनको जाना जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, यूएसए और कनाडा में इसे प्रेयरी के नाम से, यूएसए और कनाडा में इसे प्रेयरी के नाम से, अर्जेंटीना में पंपास के नाम से, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड के नाम से, ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा ही डाउन्स के नाम से, न्यूजीलैंड में कैंटबरी के नाम से, न्यूजीलैंड में हमेशा कैंट के नाम से, स्टेपी नहीं होगा, कैंटबरी। जबकि यूक्रेन में इसे स्टेपी के नाम से। यूक्रेन आप मैप में देखिएगा काला सागर के उत्तर में है, काला सागर यानी ब्लैक सी के उत्तर में है। और हंगरी में इसे पुस्टाज के नाम से जानते हैं इन घासों को। ये क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान हैं। और हम ऑस्ट्रेलिया में इसे किस नाम से जानते हैं, डाउन्स के नाम से जानते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की जलवायु की बात करें तो हम इसे 3 अलग भागों में बांटकर इसके जलवायु को समझ सकते हैं, 3 अलग भागों में बांटकर। पहला हम देखते हैं, ये है क्वींसलैंड राज्य। क्या है, क्वींसलैंड राज्य। दूसरा है न्यू साउथ वेल्स। जबकि हमारा तीसरा है विक्टोरिया राज्य। इन तीनों में जलवायु अलग अलग पाई जाती है। अगर हम यहाँ पे जो जलवायु है, शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है, शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण जलवायु आपको पता होगा काफ़ी सुखद और स्वास्थ्यवर्धक होता है, क्योंकि जो शीतोष्ण जलवायु होती है उनमें बीमारियां कम फैलती हैं, ग्रीनरी हमेशा रहती है। जबकि आप इक्वेटर के पास के जिन देशों को देखेंगे वहाँ पे काफ़ी बीमारियां फैली होती हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिश होती है, बारिश होने की वजह से गर्मी भी काफ़ी होती है, जिसकी वजह से वायरस जो है बहुत तेज़ी से अपना प्रसार करते हैं। इसकी वजह से वहाँ के लोग हमेशा बीमार रहते हैं। जबकि शीतोष्ण जलवायु में ऐसा नहीं होता है। यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं काफ़ी लंबी और मुलायम होती हैं। क्या होती हैं, काफ़ी लंबी और मुलायम होती हैं। ये क्या होती है, ये घास के मैदान होती हैं। इन्हीं घास को क्या कहते हैं, हम डाउन्स कहते हैं। यहाँ पे लोग खेती भी खूब करते हैं, यहाँ पे खेती भी खूब की जाती है। हमारी जो मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से हमारी मकर रेखा गुजरती है, मकर रेखा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिजों को देखें तो यहाँ पे 2 देश हैं, एक कालगोरली और यहीं पे एक है कालगोरडी। क्या नाम है, कालगोरडी। ये जो दोनों हैं, ये दोनों मुख्य रूप से सोना उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे सोना की खान पाई जाती है। अगर विश्व में हम सोने के उत्पादन की
बात करें सोने की उत्पादन की बात, तो चीन के बाद दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया सोना उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। कितना कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। अगर हम दूसरे खान क्षेत्र की बात करें कि जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खनिज मिलते हैं, तो वो है यहाँ पे कारपेंट्रिया की खाड़ी है। कहाँ है? कारपेंट्रिया की खाड़ी, इसे गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कहते हैं। इसी में है केप यॉर्क ऑफ पेनिनसुला, केप यॉर्क है। यहाँ पे हमें बॉक्साइट का उत्पादन देखने को मिलता है। बॉक्साइट का उत्पादन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जहाँ बॉक्साइट का उत्पादन होता है उसे वाइपा का खान कहा जाता है। इस जगह का नाम क्या है? वाइपा का खान। अगर हम बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया के स्थान की बात करें तो इसमें भी ये चीन के बाद दूसरे नंबर पे है। सोना में भी ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है और बॉक्साइट में भी ये चीन के बाद दूसरे नंबर पे है। अन्य खान क्षेत्रों की बात करें, अर्नाहम लैंड में भी हमें बॉक्साइट उत्पादन देखने को मिलता है। अर्नाहम लैंड में भी बॉक्साइट है। पिलवारा जो इसका क्षेत्र है वहाँ भी लोहा का उत्पादन होता है। जबकि माउंट ईसा आइए दिखाते हैं। माउंट ईसा यहाँ रहा। माउंट ईसा में सीसा पाया जाता है यहाँ पे। और आपको पता होना चाहिए जहाँ भी सीसा मिलता है वहाँ जस्ता का मिलना स्वाभाविक है। इसलिए इन दोनों को जुड़वा बहनें कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा बहनें खनिज के मामले में। प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि माउंट ईसा में कौन कौन सा खनिज नहीं मिलता है, तो इसमें आपको ध्यान होना चाहिए कि मुख्य रूप से यहाँ पे सीसा, जस्ता, सीसा, जस्ता, तांबा मिलता है। जबकि इसके अलावा कोई और खनिज नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा कि सीसा जहाँ मिलेगा वहाँ तो जस्ता मिलना ही है, इसके साथ ही यहाँ तांबा मिलता है। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन देगा तो उसे आप उत्तर से निकाल दीजिएगा, क्योंकि माउंट ईसा में इसके अलावा कोई और खनिज नहीं मिलता है। पर्थ की अगर हम बात करें तो यह पश्चिमी तट पे है। यहाँ से लेके सिडनी से लेके पर्थ तक एक रेल मार्ग बनाई गई है जो ऑस्ट्रेलिया के खनिज क्षेत्रों को जोड़ती है। क्या करती है? खनिज क्षेत्रों को जोड़ती है। इसे नाम दिया गया है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। क्या नाम दिया गया है? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग से नाम दिया गया है। ये यहाँ का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। इसका मुख्य उद्देश्य है खनिज क्षेत्रों को जोड़ना। ऑस्ट्रेलिया के माउंट ब्रोकन हिल में भी, माउंट को एमटी से नोट करते हैं, ब्रोकन हिल में भी आपका सीसा और जस्ता देखने को मिलता है। यहाँ भी सीसे और जस्ते का उत्पादन या वहाँ पे खान है। अन्य अगर जानकारी की बात करें तो हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को मुख्य रूप से 8 राज्यों में विभाजित किया गया है। कितने राज्यों में? 8 राज्यों में इसे विभाजित। इन 8 राज्यों की सूची यहाँ पे दी हुई है। पहला है क्वींसलैंड, दूसरा न्यू साउथ वेल्स, तीसरा विक्टोरिया, चौथा हो गया ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, पांचवा हो गया साउथ ऑस्ट्रेलिया, छठा हो गया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सातवां हो गया नॉर्दर्न टेरिटरी और आठवां हो गया तस्मानिया। तस्मानिया एक द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी छोर के कुछ दूरी पे है। इस पे ऑस्ट्रेलिया का ही अधिकार है। तो दोस्तों आज थी हमारी ये ज्योग्राफी की क्लास जो ऑस्ट्रेलिया पे आधारित थी। आपको मैं जो भी इसमें पढ़ाई हूँ उसका नोट्स बनाइएगा और याद भी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जो भी फैक्ट्स मैं बताई हूँ वही पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा, क्योंकि बिना नोट्स बनाए आपकी तैयारी मजबूत नहीं होगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और जो अपडेट वाली बटन है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ उसकी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हो सके दोस्तों तो इसे बहुत से लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है कोई उसमें से ज़रूरतमंद इंसान हो जिसे इसकी ज़रूरत हो। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद।